लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। बिलों पर आज वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला आरक्षण के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इससे पहले सरकार ने कल देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। आपको बता दें, इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। इसका मतलब यह है कि संसद में मौजूदा तीनों बिल पास ना हो तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह आरक्षण 2026 और 27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा। यह शेमफुल कानून है। पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि महिलाओं के लिए पीएम की कुर्सी आरक्षित करे, कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% जगह दे। Reservation on the basis of this, let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए, हम लोग राजी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये बताइए सबसे पहले तो कि क्या सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों को लोकसभा में पास करवा पाएगी, और साथ ही वोटिंग का गणित और सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, दरअसल तीनों सवाल जो आपके हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी यही है कि जिस लोकसभा में अभी जिस महिला आरक्षण बिल, जिसको बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, उसको सरकार पारित करवा पाएगी क्या? दरअसल इस 3 बिल में 2 बिल संविधान संशोधन है। एक तो सीधे तौर पर संविधान संशोधन है। जो भी संविधान संशोधन बिल होता है उसको पारित कराने की 2 शर्तें हैं। पहले कि लोकसभा में उस वक्त जितनी संख्या, कुल संख्या लोकसभा की है, उसके आधे से ज्यादा सदस्य जो है का वोट पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी मौजूद संख्या है उसके 2/3 मत पड़ना चाहिए। तो 2/3 बहुमत जो है यहीं पे पेच फंस रहा है। दरअसल अभी क्या है कि लोकसभा में अभी 540 सांसद है, और 2/3 के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे 360 सांसद की जरूरत पड़ती है। यानी जितने मौजूद हैं, अगर 2/3 करते हैं, सभी मौजूद हो तो आपको 360 वोट चाहिए। एनडीए के पास खुद अभी जो है सिर्फ 293 सांसद हैं, तो यानी 360 में से 293 घटा दिया जाए तो बचता है 67 वोट। ये 67 वोट कहां से आएगा? क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए आपको चाहिए 360 नंबर, और आपके पास है 293 सिर्फ, तो 67 वोट कहां से आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है उसके मुताबिक सरकार आखिर तक इस बात की कोशिश में लगी है कि 2/3 बहुमत संख्या किसी तरीके से जुटा लिया जाए, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में इस बात की कोशिश में जुटी है कि इस बिल को किसी भी तरीके से पारित नहीं होने दिया जाए। तो जो विपक्ष के सूत्र हैं उनका
उनका कहना है कि उनके पक्ष में 200 सांसद तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और सरकार के पक्ष में 310 सांसद खड़े हैं। अगर इस दावे को मान लिया जाए विपक्ष के सूत्र के दावे का, तब भी सरकार को कम से कम 325-26 से नंबर चाहिए। अब वो 10-15 नंबर कम हो रहा है, ये कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब तक की वोटिंग नहीं होती, सरकार संसद के गलियारे में अलग अलग छोटी पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से, विपक्षी दलों के पार्टियों से चर्चा कर रही है। हो सकता है कुछ गैर मौजूद हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तब भी सरकार को फायदा होगा। अगर मौजूद रह के सरकार के पक्ष में वोट करते हैं तब भी फायदा होगा। ये सारी चिंता इस वजह से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी बिल को पेश करने के लिए, तो उस वक्त भी वोटिंग होती है। संसद संविधान संशोधन बिल जब पेश किया तभी वोटिंग होती है, साधारण बहुमत से उसको पेश करना होता है। तो वहां पे जो था, वहां पे मामला सरकार के पक्ष में 251 वोट ही पड़े थे, विपक्ष में 185 पड़ गए, तभी चिंता हो रही थी 2/3 बहुमत कहां से आएगा। तो अब वो चिंता अभी बरकरार है, सरकार की कोशिश जारी है किसी तरीके से इसको पारित कराया जाए, बहुमत का आंकड़ा जुटाया जाए। इसमें जो आपने नोटिफिकेशन की बात की, उसके पीछे दरअसल तकनीकी वजह है। आप जिस कानून को बदलना चाहते हैं, पहला काम तो उस कानून को लागू तो करिए। ये सरकार को अचानक से रात में पता चली, तो सरकार ने आनंद फानंद नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो 2023 में कानून बना था उसको पहले लागू किया जाए नोटिफाई करके। क्योंकि नोटिफाई नहीं होता तो अमेंडमेंट की चर्चा करते, इसे नोटिफाई किया गया ताकि उसका संशोधन किया जाए इस संविधान संशोधन बिल के जरिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार लौटेंगे आपके पास। राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। सदन में जैसे ही उनके नाम का प्रस्ताव आया, सभी सदस्यों ने सहमति जताई और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। नए सांसदों को उनसे सीखने की जरूरत है। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर आज से लागू हो गया है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए लॉन्ग टर्म रणनीति बनाने पर आज से 40 देशों की अहम बैठक होने वाली है। पूरी खबर जानने के लिए फिर एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, कहां तक पहुंचा है ये ईरान युद्ध रोकने का मामला? देखिए, ईरान युद्ध पूरी तरह से रोकने का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध पूरी तरह से रुकने के कगार पर पहुंच चुका है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस पूरे इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है, जो पिछले करीब 40-45 दिन से काफी ज्यादा बमबारी हो रही थी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह हुई है कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। हालांकि 10 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर हो गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि ईरान के मुद्दे पर जब बातचीत हो रही थी पिछले रविवार को, तो बातचीत नहीं पूरी हुई, सफल हुई। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि इजराइल सीज फायर के बावजूद लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था। ईरान कह रहा था कि जब तक लेबनान पर हमला रुकेगा नहीं, हम इस बातचीत को सफल होने देंगे नहीं। अब ट्रंप के कहने पे इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है, तो अब बातचीत के लिए बहुत सही माहौल यहां पे बन चुका है। हालांकि पेच अभी फंसा हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए क्या ईरान रोकेगा या नहीं रोकेगा, और जैसे इस पेच पर कोई सहमति बनेगी तो शायद जल्द से जल्द दूसरे दौर की बातचीत यहां पर होगी। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि 40 देश जिसकी अगुवाई यूके और फ्रांस कर रहे हैं, वो एक बैठक कर रहे हैं आज, और उस पेरिस में बैठक हो रही है। उस बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी खोलना, कभी बंद करना, कभी ऐसे करना, कभी वैसे करना, ये सब मत करिए, हमेशा के लिए इसको खोलिए। और ऐसे जो स्ट्रेट होते हैं जहां से जहाजें गुजरती हैं, एक इंटरनेट
नेशनल संपत्ति है, इसको हमेशा के लिए खोले रखने के लिए एक लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई जाए। रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे बातचीत होगी तो ये एक तरह से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या दूर हो जाए, ये एक देखा जाएगा। एक और चीज महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे खासतौर से यूरोप ने ये ऑफर किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे माइंस बिछा हो तो उस माइंस को निकालने के लिए, हटाने के लिए हम यहाँ पे मदद कर सकते हैं। एक चीज और, एक खबर मैं देख रहा था काफी इंपॉर्टेंट है कि इस हमले के दौरान जो कच्चे तेल के भंडार या तेल के कुएं, रिफाइनरी पर जो नुकसान हुआ है उसको ठीक होने में पूरी तरह से वार से पहले वाले लेवल पर आने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल, तो चलिए ये थी लेटेस्ट ईरान युद्ध की अपडेट। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार जोश देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चौतरफा खरीदारी रही है। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में बाजार में देखा गया। देखिए एक शानदार तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। जो मेजर रेजिस्टेंस था 24,350 का, उसको निफ्टी ने आखिरकार क्रॉस कर ही लिया है और उसके ऊपर ही जाके इनफैक्ट क्लोजिंग दी है। बैंकिंग में अच्छी तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह मोमेंटम काफी ज्यादा भरपूर दिखाई दिया है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो देखिए केवल इंडिया निफ्टी आईटी ऐसा स्टॉक था जहां पे हमें एक कमजोरी देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द पूरे स्टॉक में शानदार मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में शानदार तेजी है। डिफेंस, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, रियलिटी, हर जगह देखिए बाजार में रिवाइवल वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक में एचयूएल, नेस्ले इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम शुमार है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट में बात कर ले तो विप्रो, एचडीएफसी लाइफ के नंबर आए, विप्रो के नंबर आए, स्ट्रीट को नंबर्स पसंद नहीं आए और ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। सन फार्मास्यूटिकल खबरों में बना हुआ शेयर था, उसके बाद ये रिएक्शन है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्लाइटली डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, नंबर्स काफी शानदार देखने को मिले हैं। उसके चलते पूरे ही सेक्टर में जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ था। कोलगेट, रेडिको खैतान, एचयूएल, आईटीसी भी इनफैक्ट आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। कैपिटल मार्केट एंजल वन के कल नंबर्स आए, नंबर्स में शानदार इजाफा हमें देखने को मिला है। चाहे हम बात करें इबिटा की, ऑपरेटिंग नंबर्स की, मार्जिन्स की या फिर क्लाइंट बेस की, तो अच्छी तरीके से ये हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद सारे ही कैपिटल मार्केट स्टॉक में एक जो मोमेंटम था अच्छा खासा बना हुआ था। निपॉन लाइफ इंडिया, एचडीएफसी, एएमसी, इसके अलावा बाकी के जो शेयर्स है वो भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि शायद से जो बाजार में इस टाइम पे वर्स्ट सिनेरियोज मंडरा रहे थे, उस वर्स्ट सिनेरियो को हमने अब पीछे छोड़ दिया है। तो बाजार में बुल्स की वापसी दिख रही है और तेजी का एक दौर दिख रहा है। आवाज अड्डा में भी आज इसी पर चर्चा करेंगे। बुल्स रिटर्न, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आपका नया स्मार्टफोन अब महंगा हो गया है। जी हां, मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ गई है। रुपए में आई कमजोरी और मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के चलते स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो खबर अच्छी नहीं है। बढ़ती लागत और रुपए में कमजोरी की वजह से कंपनियों ने मोबाइल हैंडसेट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मेमोरी, स्टोरेज, करेंसी और एनर्जी की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। इसके चलते 6 साल में पहली बार मोबाइल फ़ोन की बिक्री में 3% की कमी हुई है। सबसे ज़्यादा असर 15,000 रुपए के अंदर आने वाले मोबाइल फ़ोन की कीमतों पर हुआ है। कंपनियों ने कीमतों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में करीब 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के मॉडल की बिक्री होती है। इसमें से करीब 80 से ज़्यादा मॉडल के दाम बढ़ चुके हैं। अब नए मॉडल भी 25 से 30% महंगे लॉन्च हो रहे हैं। कुछ पॉपुलर मोबाइल फ़ोन के मॉडल की कीमतों पर नज़र डालें तो वीवो Y31, रियलमी C85, शाओमी का रेडमी 15, सैमसंग गैलेक्सी A17 और ओप्पो A6X के दाम बढ़े हुए हैं। सेगमेंट्स की बात करें तो एंट्री और बजट सेगमेंट्स में इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है और इन सेगमेंट्स में डबल डिजिट परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज आया है। जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं जैसे
45,000 के ऊपर के स्मार्टफोन्स, उनमें ये इम्पैक्ट कम देखा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एवरेज परसेंटेज की, तो ये 15% के आसपास है। पश्चिम एशिया में तनाव ने भी आग में घी डालने का काम किया है। एनर्जी जैसे LNG, हीलियम की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक इसका असर आगे दिखेगा और अगली तिमाही में भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। बिक्री में 10% की कमी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अब आपको बता दें, फैक्ट्री वर्कर्स के आंदोलन और धरना प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार डेली मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कोड ऑन वेजेस के तहत सरकार मौजूदा 176 रुपए न्यूनतम प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर 350 से 450 रुपए प्रतिदिन करने पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी राज्य में फैक्ट्री वर्कर्स को इससे कम मजदूरी ना मिले। पूरी डिटेल बता रहे इस पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फैक्ट्री मजदूरों के देश भर में व्यापक धरना प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार नेशनल डेली फ्लोर वेजेस को रिवाइज कर रही है और ये रिवीजन नेशनल कोड और वेजेस 2019 के तहत किया जाएगा, जिसमें जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उसको बढ़ाकर 2 गुने से ज्यादा किया जा सकता है। दरअसल अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है सरकार की तरफ से तय, वो मात्र 176 रुपए है। इसको बढ़ाकर 350 रुपए से 450 रुपए किया जा सकता है और साथ ही साथ ये भी तय किया जा सकता है कि किसी भी वर्कर की जो मंथली तनख्वाह होगी वो इस प्रतिदिन जो तय न्यूनतम मजदूरी होगी उसके 26 गुना से कम नहीं होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी राज्य में किसी भी वर्कर को इस तय जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उससे कम तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें जो तीनों कैटेगरी होगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों के लिए ये मिनिमम फ्लोर वेजेस काम करेगा। दरअसल इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श चल रहा है और सरकार जल्द ही इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो फैक्ट्री मजदूरों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन में घरों में काम करने वाली मेड और डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल हो रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के कुछ पॉश और बड़ी सोसाइटीज में पिछले दिनों ऐसे ही प्रदर्शन हुए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने नोएडा सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी अपार्टमेंट्स का जायजा लिया। मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3-4 दिनों से नोएडा, गाजियाबाद समेत देश के कई इलाकों में जो फैक्ट्री वर्कर्स का प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई सारे अपार्टमेंट में काम करने वाले मेड्स और वर्कर भी शामिल होते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों पहले यहाँ पर जो नोएडा का सेक्टर 121 का अपार्टमेंट है क्लियो काउंटी, वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर काम करने वाली मेड्स और अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 100-150 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और रेजिडेंट्स का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई जबरदस्त। उसके बाद से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर फोर्स तैनात करना पड़ा, तब से जाके स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स लगातार यहाँ तैनात कर रहे हैं कि चौकसी कर रही है ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी समस्या न पैदा हो। हालांकि जो मेड्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका यही कहना है कि उनकी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अमूमन एक फ्लैट से लगभग 3-4 हजार रुपए उनको मिलते हैं, लिहाजा कम से कम 1,000 रुपए इस सैलरी में उनकी बढ़ोतरी चाहिए, तभी वो काम कर सकती हैं, ऐसा रेजिडेंट्स ने कहा। दूसरी तरफ से रेजिडेंट्स का भी ये कहना है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। बावजूद उन्होंने एक तरह से कहें उन पर बेवजह दबाव डाला, उसके बाद से जिस तरह का यहाँ माहौल बना उससे पूरे रेजिडेंट्स यहाँ पर उनके अंदर एक डर का माहौल है, आतंक का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अब स्थिति यहाँ पर सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कई सारे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैनाती करके रखी हुई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर न हो जिस तरह की हुई। इसके साथ साथ और खबरें मिल रही कि कई और जगहों पर जैसे सेक्टर 63 में भी कई सारे अपार्टमेंट हैं, वहां पर भी इसी तरह के प्रदर्शन मेड्स के जरिए हुए, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के जरिए हुए और छिटपुट प्रदर्शन पूरे इलाके में, नोएडा में भी आज भी कहीं कहीं चल रहे हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, तनख्वाह बढ़ाने की जो बात की गई थी वो अनाउंसमेंट किया जा चुका है, बावजूद अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलरी बाजार सज गए हैं और ऑफर्स भी आ गए हैं। ज्वेलर्स की तरफ से मेकिंग चार्ज में 30% तक की छूट और कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नया ज्वेलरी कलेक्शन भी लॉन्च किया गया है। हालांकि इस बार सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले 60% से चढ़े हुए हैं। इसके बावजूद ज्वेलर्स को अब की बार 15% तक ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जब सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ग्राहकों के लिए खास तौर पर इस बार बाजारों में ऑफर्स की भरमार है। तनिष्क इस मौके पर गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर 20% तक छूट और पुरानी ज्वेलरी पर 100% एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से आनिका और तान्विका नाम से नया कलेक्शन लॉन्च किया है। साथ ही कैशबैक का भी ऑफर लॉन्च किया गया है। आदित्य बिरला ज्वेलरी इंद्रिया ने अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के लिए गोल्ड रेट प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहक 25% एडवांस देकर बाद में कम रेट का फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अक्षय तृतीया के लिए खास बैंगल उत्सव की शुरुआत की है। ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार लाइट वेट और मॉडर्न ज्वेलरी का ट्रेंड ज्यादा है। इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग बैंगल उत्सव हर बार अक्षय तृतीया के टाइम पे सीजन में करते हैं, जहाँ पे हम लोग नए नए बैंगल्स के डिजाइन लॉन्च करते हैं। और इस बार हम लोग जो फोकस किए, गोल्ड का प्राइस ऑन द हायर साइड है, इसीलिए कि बैंगल्स जो भी था वो हम लोग स्लीक मॉडर्न इस टाइप के बैंगल्स के ऊपर हम लोग किए। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस विथ विच हम लोग बैंगल उत्सव लॉन्च किए, गोल्ड में, डायमंड में। नंबर 2 हम लोग जो कर रहे हैं कि ऑफर डिस्काउंट, वो तो हर ब्रांड्स कर रहे हैं। हम लोग को अप टू 700 रुपीज पर ग्राम ऑफ कर रहे हैं। उसके साथ 200-300 रुपया का गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं करके एटलीस्ट 10 ग्राम में 10,000 तक का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद ज्वेलरी की प्री बुकिंग में उछाल है। ज्वेलर्स के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध थमने के संकेतों की खबरों के बीच सोने के भाव में तेजी लाजमी है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है 10 to 15% की ग्रोथ आनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, वेट वाइज, नॉट एज कम्पेयर टू प्राइस वाइज। प्राइस वाइज तो ऑब्वियसली आपकी सेल पिछले साल से ज़्यादा आएगी, पर अगर आप वेट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज़ द रियल कंपैरिजन। 1 सेकेंडली आई फील कि इस बार अक्षय तृतीया पे ज़्यादा लोग निकलने चाहिए, क्योंकि पिछले 15-20 दिन का जो बाज़ार अगर हम देखेंगे तो बाज़ार स्लो ही था। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास भी काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं और अक्षय तृतीया पे काफ़ी इस बार हमारी तैयारी भी है। और हमारा एक बैंगल मेला भी चल रहा है जिसमें हम 5% मेकिंग पे सामान दे रहे हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी मार्केट में इस बार अक्षय तृतीया पे भीड़ आनी चाहिए और पिछले साल से कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक बदलते वक्त के साथ और सोने के दामों में साल दर साल आती तेजी को देखते हुए सोना खरीदारों के लिए निवेश का साधन भी बन रहा है। ये वजह है कि ज्वेलरी के साथ डिजिटल गोल्ड और सिक्कों की डिमांड भी बढ़ रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, जंक फूड और तनाव ने हमारे लिवर को कमजोर कर दिया है। अगर अभी से सही लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट नहीं अपनाया तो यही साइलेंट डैमेज आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। तो कैसे अपने लिवर को बनाएं हेल्दी, इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।